All right, so today we are going to learn atomic spectra. वैसे ओल्ड सिलेबस में इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम से था। एक सिंगल छोटा सा डिफरेंस है, जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं तो फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब कोई भी एटम हो सकता है बेसिकली। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देन वी विल जनरलाइज इट टू atomic spectra, so we can apply it to any atom then. Okay, तो द आइडिया इज, सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। द बेसिक इज कि जब भी हम किसी गैस को हीट करते हैं या उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, या इफ वी पास सम सुटेबल रेडिएशन थ्रू दैट गैस, तो गैस में क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, मैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस का ही लेने वाला हूँ यहाँ पे। ये न्यूक्लियस है, देन there is one electron in the first orbit of hydrogen atom, but it doesn't mean कि higher energy levels नहीं है। There are higher energy levels, but these higher energy levels are empty. Okay, so as we know that energy of electron in the first orbit is minus 13.6 eV, right? तो अगर हमने जो भी प्रोसेस से we can heat this gas, we can pass radiations, we can keep this gas in strong electric field with whatever process, अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को 13.6 प्लस 13.6 eV एनर्जी दिया या उससे ज्यादा दिया, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। अभी ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वो सपोज टू बी इन द फर्स्ट ऑर्बिट और वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ओके, राइट। सो इन a normal unexcited atom, electron resides in its innermost shell, that is ground state. ओके, हमको पता है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना है, माइनस 13.6 eV। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को या इस एटम को प्लस 13.6 eV या उससे ज्यादा एनर्जी देता हूँ, तो दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स कंप्लीटली फ्री। उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, एंड द एनर्जी दैट यू गिव इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। आयोनाइजेशन बिकॉज आयन बन जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन। What happens if we give energy less than plus 13.6? So in this case, this electron will go to higher energy levels which were empty earlier. So it can go to second orbit, it can go to third orbit, it can go to fourth orbit and so on and so forth. उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में जा सकता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। एंड in the excited state, electron stays for a very short time, for example, of the order of 10 power minus 8 seconds. तो इतने छोटे टाइम के लिए वो वहां रुकता है एंड देन द इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक फ्रॉम excited state to ground state, it emits photon or it emits energy, right? तो ये पता होना चाहिए आपको कितना एनर्जी इमिट करेगा, the difference of energies in the respective orbits, right? And of course ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड एनर्जी दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में गया, बट व्हाइल कमिंग डाउन इट इज कमिंग इन स्टेप्स 3 to 2, 2 to 1, या डायरेक्टली भी आ सकता है। ओके, गुड, राइट। तो दिस इज द बेसिक दैट यू शुड बी नोइंग। नाउ Balmer, Balmer was studying hot gases normally, right? So what he observed that there are four different lines which are coming out. Lines मतलब four different wavelengths which are coming out from a hydrogen atom, and the wavelength were 6563 angstrom,
4868 if I'm not wrong, 4868 angstrom, 4341 angstrom and 4202 angstrom, ये सब angstrom में values है. And you know all this fall into visible region of the spectrum. इसलिए मैंने बताया था कि बाल्मेर सीरीज पहले डिस्कवर हुआ लीमेन और बाकी के सारे बाद में. क्यों? क्योंकि वो विजिबल रेडिएशन नहीं है. और दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड इन 1885, मतलब वेल बिफोर बोहर गेव हिज एटॉमिक मॉडल. बोहर का एटॉमिक मॉडल 1903 में एक्सेप्ट हुआ था. 1897 में ही पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी एंड द मॉडल वाज एक्सेप्टेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन 1903. तो लगभग लगभग 18 इयर्स पहले दिस ऑब्जर्वेशंस वर मेड. बट क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता था तो नोबडी कुड एक्सप्लेन दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. बट व्हाट बाल्मेर डिड वाज प्लेइंग अराउंड विथ नंबर्स, he came to an empirical formula. Empirical मतलब experimental formula. तो बाल्मेर derived a formula 1 by lambda equal to r, मतलब जो वेवलेंथ हमको मिल रही है r 1 by 2 square minus 1 by n square, right, something like this. Okay, इसका मतलब ट्रांजिशन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं हो रहे. The transitions are happening in the second orbit from higher orbits. So the transitions of electron were happening from third to second, fourth to second, fifth to second. So n here is 3, 4, 5 and so on, right? Good. So this was the general observations made by Balmer, and based on this he derived a formula, and this formula is r1 by 2 square minus 1 by n square, where r की वैल्यू जो उसने फाइंड की थी इट वाज 1.097 into 10 power plus 7, right. This is experimental value. ओके. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की शुरुआत ऐसे हुई that of course I will go through this again, so I'll explain you everything again and we'll connect the dots, fill in the blanks. तो ऐसा है, what we know is, सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. नाउ वी नो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ओके, एंड इन दिस न्यूक्लियस you have positive charge and neutral charges, those are neutrons. Okay, good. So what we have is a nucleus, then there are shells, there are orbits. नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक इलेक्ट्रॉन होता है इन द फर्स्ट. हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, राइट. दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. ओके, ग्राउंड स्टेट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वहीं होना चाहिए था, वो वहीं पे है. दैट इज मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, राइट. सो in a neutral and excited hydrogen atom, electron is supposed to be in the first orbit, which is called as ground state of hydrogen atom, correct. अब अगर हमने इस हाइड्रोजन एटम को हीट किया, या फिर हमने इसको स्ट्रॉन्ग रेडिएशन पास किए, या फिर हमने इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो इलेक्ट्रॉन है दो चीज हो सकती है. either it can completely disassociate itself with the atom, right. कब होगा? जब एनर्जी आप दोगे प्लस 13.6 eV या उससे ज्यादा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसका एनर्जी है -13.6 eV. So if you give energy greater than or equal to 13.6 eV, this electron becomes completely free. ये सिमिलरली वैसा ही है, वर्क फंक्शन जैसा, okay. But if I provide energy less than 13.6 eV, तो depending on how much energy is given to this atom, ये इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, या फिर तीसरे ऑर्बिट में जा सकता है, या फिर चौथे ऑर्बिट में जा सकता है, या पांचवें ऑर्बिट में जा सकता है, डिपेंड्स, राइट. सो व्हेन कमिंग बैक, this can make different types of transitions.
फॉर एग्जांपल 4 टू फर्स्ट डायरेक्टली, या फिर 4 टू थर्ड, थर्ड टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, या फिर 4 टू 3 एंड डायरेक्टली 3 टू 1. So there are many possibilities. Okay, so Balmer in 1885, what he observed was he saw that there are four different wavelengths coming out from an hydrogen atom. And by the way, जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री हो गया, बिकॉज यू गेव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13.6 eV, मतलब आयोनाइज होना बोलते हैं इसको, राइट? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी given to an atom so that it becomes ionized is called as ionization energy. If I give less energy, so electron went into higher orbit, but it is still associated with the atom, तो उसको बोलते हैं हम लोग excitation energy. Good, right? Now, what Balmer observed was from an excited hydrogen atom, he observed there are four different wavelengths which are coming out. So hydrogen atom is emitting four different wavelengths given as 6563 angstrom, 4868 angstrom. There is one more here, two more here, 4341 angstrom and 4202 angstrom. And it happens that all of these are in visible region of the spectrum, इसलिए easily observe कर पाए, right? तो he was so curious, he wanted to explain कि यही नंबर क्यों मिल रहा है, why I am not getting 6500 exactly, why I am not getting any other number. So he made an empirical formula. Empirical मतलब experimental formula. थियरी उसने नहीं बताया, उसने बोला ओके आई विल प्ले अराउंड विथ नंबर्स, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी कांस्टेंट की वैल्यू डालूंगा और मैं यहाँ पे आई विल प्ले विथ नंबर्स, एंड ही ended up having this formula without any explanation. This is some experimental formula, that's it. You cannot give theoretical background to this, क्योंकि तब तक बोहर मॉडल आया नहीं था. बोहर मॉडल्स नहीं आया था तो आपको पता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला नहीं आया था, क्योंकि वो तो आप बोहर के पोस्टुलेट से डिराइव करते हो. Good. Then, where R was a constant 1.09 10 to 10 power plus 7, something like that, per meter. Okay, good. So, as you can see, that electron of excited hydrogen atom is making transition from higher orbit 3, 4, 5, 6 to second orbit. So 3 to 2 will give you one wavelength, 4 to 2 will give you other wavelength. तो ये जो चार वेवलेंथ है, दिस बिलोंग टू 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 and 6 to 2 transitions. Okay, good. Then once Bohr's model was known and accepted, so you can actually derive a formula with the help of Bohr's postulate, and it turns out that ये जो empirical formula था और जो बोहर के मॉडल से आया वो एग्जैक्टली मतलब टू द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 3 इतना ही एरर था उसमें, एंड इट टर्न्ड आउट एग्जैक्टली द सेम. तो अकॉर्डिंग टू बोहर फॉर्मूला व्हाट वी नो इज, हमको ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में होगा उसका एनर्जी होगा माइनस me⁴/8 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, आई गेस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, तो पाई नहीं था वहां पे, because if you are writing so many terms, I remember there are four factors here, तो pi नहीं था basically. Okay, so if the electron is in nth higher orbit, the energy of electron is given by 8 epsilon 0 h square n me⁴/8 epsilon 0 square h square n square. ये है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी. nth हायर ऑर्बिट है, so I'll say this is nth orbit, और pth जो है लोअर ऑर्बिट है, so I'll say this is pth ऑर्बिट. तो pth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा EP इक्वल टू माइनस me⁴/8 epsilon 0 square h square p square. And according to Bohr's third postulate, electron or an atom emits radiation only when this transition from nth higher orbit to pth lower orbit. मतलब
Energy will be emitted if and only if this transition from nth to pth orbit, so extra energy will be given out. तो आपको subtract करना पड़ेगा. So m e raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h square n square minus minus plus m e raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h square p square. So take out whatever you can take out common. M e raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h square can be taken out common. 1 by p square minus 1 by n square. But according to Bohr's third postulate, this energy difference in the energy of electron in different orbits, E minus EP, is emitted in the form of photon, and that is h. राइट गुड. तो हम क्या करेंगे कि ये जो h है यहाँ पे, इस h को मैं यहाँ से हटा देता हूं और इसको मैं यहाँ पे h क्यूब कर देता हूं. राइट. फिर ये जो nu है इसको भी हटा देते हैं, इसको c बाय लैम्डा लिखते हैं. फिर ये जो c है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ पे 1 और यहाँ पे c लिखते हैं. करेक्ट. गुड. नाउ इफ यू सी, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे, ये जो टर्म है यहाँ पे, m कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e कांस्टेंट चार्ज इलेक्ट्रॉन, 8 कांस्टेंट, epsilon 0 8.85 10 power minus 12 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट. तो ये सारा कांस्टेंट है. राइट. तो व्हेन यू पुट these values of all the constants here, and by the way इसको हम लोग बोलते हैं रिड्सबर्ग कांस्टेंट. तो this is called as Ritzberg constant R, where R is this. अब जब आप ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो you get this value as 1.093 into 10 power 7 per meter. तो देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.097 और theoretical value 1.093. This was all after more or less 18 years. बाल्मेर ने फॉर्मूला दिया, उसके बाद बोर्स पोस्टुलेट आए, बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, and from that you can see that whatever value he gave for that constant is exactly turning out to be the same. Right. Good. But we will see later also. पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बोर्स फॉर्मूला था उसके भी ड्रॉबैक्स थे. जैसे डाल्टन के मॉडल के ड्रॉबैक, फिर थॉमसन आया, फिर थॉमसन के ड्रॉबैक, फिर रुदरफोर्ड आया, फिर रुदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक, फिर बोहर आया. तो बोहर के मॉडल के भी ड्रॉबैक है. उसमें से एक ड्रॉबैक तो ये है कि बोहर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करता है, doesn't talk about helium gas, doesn't talk about any other spectrum. So मतलब spectrum of any other atom, right? Good. So we'll come to that. लेकिन by the way 1 upon lambda को हम बोलते हैं nu bar. We don't call it as nu क्योंकि nu के लिए यहाँ पे c होना चाहिए, right? तो nu bar. तो nu bar is called as wave number. 1 upon wavelength is wave number basically. 1 upon wavelength, 1 upon meter. तो ये आ गया 1 upon meter, इसके यूनिट्स पर मीटर. वेरी गुड. अब ये जो फॉर्मूला है 1 by लैम्डा का, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. एंड जनरल फॉर्मूला मतलब नाउ यू कैन जनरलाइज इट टू ट्रांजिशंस एट डिफरेंट फिक्स्ड इनर ऑर्बिट्स. मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो हमने ऑर्बिट्स बताए हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट. तो व्हाट आई कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस सर्कुलर लाइंस, मैं ऐसा कर सकता हूं, आई कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस तो बताने के लिए कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, राइट. देन आई कैन से देयर इज सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट है. ओके गुड. देन
Third orbit, yes, you have third orbit, more or less here. Then fourth orbit, more or less here. Then fifth orbit, and so on so forth. And then infinity orbit. बाकी के ऑर्बिट्स में दिखाऊंगा नहीं, राइट. एंड इंटेंशनली देखो ये है n की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू लिख देता हूं मैं. आई विल मूव दिस होल स्ट्रक्चर लिटिल बिट टू द लेफ्ट so that we have sufficient space to note down things. So interesting, it is really interesting. ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, मतलब मैंने जो ऑर्बिट्स ड्रॉ किए हैं, ये ऑर्बिट्स ही है बेसिकली. यू नो दिस आर ऑर्बिट्स, क्योंकि सिर्फ मैंने सर्कुलर की जगह पे इसको स्ट्रेट लाइन दिखाया है. दैट्स इट. ओके, सो दिस ऑर्बिट्स हियर, एज यू कैन सी, पहले और दूसरे ऑर्बिट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस दिखाया है. तो ये n की वैल्यू है n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सो ऑन इंफिनिटी ऑर्बिट. तो जैसे जैसे ऑर्बिट्स फर्स्ट और सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा है, सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस कम है, राइट. थर्ड एंड फोर्थ में डिस्टेंस और भी कम है, फोर्थ और फिफ्थ में और भी कम है. सो जैसे जैसे वो ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे दे कम क्लोजर टू ईच अदर. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? ऐसा क्यों ड्रॉ किया हमने? व्हाई व्हाई डिड वी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस? क्यों मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में इक्वल डिस्टेंस क्यों नहीं दिखाया? एनर्जी लेवल. तो इफ यू नो, इसका एनर्जी होता है -13.6 बाय 1 स्क्वायर, फिर बाय 2 स्क्वायर, तो ये आता है वैल्यू अराउंड -3.4 ईवी. फिर बाय 3 स्क्वायर वो आता है -1.5 ईवी. फिर बाय 4 स्क्वायर मतलब बाय 16 -0.85 ईवी. देन -0.54 ईवी एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये एनर्जी लेवल्स है. ओके, बिकॉज एनर्जी गोज एज 1 by n स्क्वायर, राइट. तो जितना हायर ऑर्बिट होगा उतना डिस्टेंस कम होगा, मतलब उतना एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होगा, राइट. और हायर पे जाओगे तो और कम होगा, तो यू विल हैव नेक्स्ट ऑर्बिट वेरी क्लोज, सो ऑन सो फोर्थ. ओके, गुड. अब वी वांट टू स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो ये जो फॉर्मूला है 1 by lambda, by the way this is called as Bohr's relation, या Bohr formula. Okay, this formula for hydrogen atom is called as Bohr formula या Bohr's relation. क्या बोला है इसको? relation बोला कि formula बोला है. some books say relation, some books say formula, so don't worry, this is Bohr's relation or formula. Anyways, so in this formula what we can do is हम लोग इनर ऑर्बिट, मतलब जहां पे ट्रांजिशन होने वाला है, उसकी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1, तो p स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 माइनस n स्क्वायर. तो जिस लेवल पे, मतलब इनर ऑर्बिट, मतलब लोअर एनर्जी लेवल फिक्स है p इक्वल टू 1, तो ट्रांजिशंस होंगे आपके हायर ऑर्बिट से 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. तो यू विल गेट अ सीरीज ऑफ वेवलेंथ, मतलब 2 से 1 पे ट्रांजिशन हुआ, so you have a transition from 2 to 1, you have a transition from 3 to 1, so on so forth. I'll better use different color. 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, so on so forth. 4 to 1, then 5 to 1, then 6 to 1, so on so forth. तो you get a series, और इसको बोलते हैं लीमेन सीरीज. ओके, एंड बाय द वे जो पहला वेवलेंथ होता है
उसको बोलते हैं अल्फा लाइन। सो 2 to 1 इज अल्फा, कौन सा अल्फा, एल अल्फा, लिमिन अल्फा। 3 to 1 इज बीटा लाइन, एल बीटा। 4 to 1 इज थर्ड लाइन, एल गामा, एल डेल्टा, सो ऑन सो फोर्थ। और इस सीरीज को बोलते हैं लीमेन सीरीज, लीमेन लाइमेन जैसे भी प्रोनाउंस करो आपके ऊपर है। मैंने इंटेंशनली ब्लू कलर यूज किया है यहाँ पे बिकॉज, मतलब वॉयलेट यूज किया बिकॉज दिस फॉल्स इन अल्ट्रा वॉयलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसकी वैल्यूज आती है समवेयर बिटवीन, 4 लाइंस है तो चारों की तो नहीं बताने वाला मैं। इट इज 1216 एंगस्ट्रॉम फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1। तो जो पहली लाइन है 1216, जो दूसरी लाइन है 1025। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सो दिस इज इन यूवी रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये पहले नहीं मिला, पहले हमको मिला बालमेर। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास डिवाइसेस नहीं थे टू डिटेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, देन सो दिस इज फॉर लाइमेन सीरीज, ये फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर आपको ट्रांजिशंस एट सेकेंड लेवल स्टडी करना है तो 1/2 स्क्वायर minus 1/n square. Here n is 3, 4, 5, 6 and so on. और हमको ऑलरेडी पता है कि ये विजिबल रीजन में आता है। सो दिस ट्रांजिशंस, और हमको मैंने अभी बताया, लिखा भी था वैल्यू हमने 6563 4868 43 41 42 02। दिस ऑल फॉल्स इन विजिबल रीजन। तो ये जो ट्रांजिशंस है, these are from 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2 and so on so forth. I have not shown other levels here, तो मैं थोड़े लेवल बढ़ा ही देता हूँ because we will need it anyways. So I'll draw one more level here, 6th level मान लो, ठीक है। I'm not putting down energy for the time being. Okay, then you will have 6 to 2 transition and so on so forth. और आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो सीरीज है इसको आप बोलते हो बाल्मेर सीरीज। So this is Balmer series which falls in visible region of the spectrum. Okay, good. Then next is if you change the wavelength, sorry, if you change the inner orbit, p की वैल्यू मतलब, तो p equal to 1 हो गया, p equal to 2 हो गया, p equal to 3। If the transition is to the third orbit of hydrogen atom, तो n की वैल्यू होगी 4, 5, 6, 7। ट्रांजिशन अगर 1 पे हो रहा है तो 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1। 2 पे हो रहा है तो 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2। 3 पे हो रहा है तो 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3। 4 पे होगा तो 5 to 4। मतलब P की वैल्यू लीमेन में 1 है, बाल्मेर में 2 है। उसके बाद पास चिन्ह, लीमेन L, बाल्मेर B, पास चिन्ह P, ब्रैकेट वापस B। कैसे याद रखते हैं हम लोग? L BP BP, लीमेन बाल्मेर पास चिन्ह ब्रैकेट फुल। ऐसे एक्चुअली फुल का P साइलेंट होता है यहाँ पे, राइट? ओके, तो दिस इज हाउ आई रिमेम्बर। आप आपका खुद से भी कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट सीरीज जो होगी दैट विल गो इनटू नियर इंफ्रारेड रीजन। व्हाट इज नियर इंफ्रारेड रीजन? इंफ्रारेड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 7000 एंगस्ट्रॉम and it goes to around, if I am not wrong, 70-80,000 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। तो अगर 7000 एंगस्ट्रॉम से अराउंड 80,000 एंगस्ट्रॉम तक इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं हम, तो इसको हमने फर्दर डिवाइड करके रखा है। तो 7000 से रफली बोल रहा हूं मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 30,000 तक। सो 7 से अराउंड 25 या 30, इसका कोई शार्प डेफिनेशन नहीं होता,
This is called as near IR, NIR, near infrared region. Then around 25 या 30,000 एंगस्ट्रॉम से 45,000 एंगस्ट्रॉम तक बोलते हैं मिड इंफ्रारेड, MIR. और उसके बाद 45 से 80,000 तक हम लोग बोलते हैं फार इंफ्रारेड रीजन, FIR. ओके, तो एज यू नोटिस हम ऑलरेडी देख रहे हैं जब ट्रांजिशन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे थी तो अल्ट्रा वायलेट, 2 पे आया तो विजिबल, मतलब वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, मतलब एनर्जी कम होते जा रहा है बेसिकली, तो वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, तो यू विल हैव नेक्स्ट ट्रांजिशन इन द नियर इंफ्रारेड रीजन एंड दैट ट्रांजिशन इज फ्रॉम 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3 and so on so forth. Okay, so इसको हम लोग बोलते हैं, as I told you, this is called as Paschen series. Okay, understanding is important. नोट्स वोट्स का टेंशन मत लो, वो तो अपलोड हो ही रहे हैं, so you will get notes also in a proper way. Then अगला सीरीज आता है लीमेन, बाल्मेर, पास्चेन, ब्रैकेट. एंड बाय द वे पास्चेन के केस में वेवलेंथ इज अराउंड 12,000 से 18,000 तक जाता है, somewhere around 12,000 to 18,000. So it is in the near infrared region. So this is NIR region, and this was visible region, of course, and ये था UV region, ultraviolet. Then in the next case, P मतलब innermost orbit where transitions are taking place, that will be 4. तो transitions कैसे मिलेंगे? 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, so on so forth, right? So that is bracket series. So that series will be called as bracket series. This is mid infrared region, MIR. इसका वैल्यू होता है अराउंड 26,000 से लेके 40,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास. तो इट इज इन मिड इंफ्रारेड रीजन. Then the next series, the transitions are taking place at P equal to 5. So 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, so on so forth. Then that is called as fund. Fund, fund जैसे भी प्रोनाउंस करो, P fund भी बोलते हैं इसको, ठीक है. This turns out to be in far infrared region of the spectrum, FIR, and the values go around 46,000 to 75,000 angstrom, roughly. मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ. करेक्ट, क्लियर. तो ये जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज चेंज करनी है P की. तो P equal to 1 will give you Lyman, P equal to 2 will give you Barmer, P equal to 3 will give you Paschen, P equal to 4 will give you bracket, P equal to 5 will give you fund. अगर P equal to 1 है तो N की वैल्यू 2, 3, 4, 5, P equal to 2 है तो N की वैल्यू 3, 4, 5, 6 and onwards, P की वैल्यू 3 है तो N की वैल्यू 4, 5, 6, 7 onwards. तो एक डिफरेंस होता ही है. गुड, राइट. सो अब ये जो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, ये इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम. नाउ एज यू सी देयर इन ईच सीरीज, लीमेन हो, बाल्मेर हो, पास्चेन हो, ब्रैकेट हो, इन ईच सीरीज यू विल हैव शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. और आपको पता है, क्या पता है आपको? ये पता है फ्रीक्वेंसी इज C by lambda, right? Correct, good. And energy is proportional to frequency, h nu, so hc by lambda, right? तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी एंड वेवलेंथ आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? तो एनर्जी और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट? तो अगर मुझे सबसे छोटा वेवलेंथ चाहिए, बाय द वे
अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे ट्रांजिशंस पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मैं E लिखता हूँ, दिस इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, है ना। तो लीमेन के लिए बात करूंगा तो E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E4 माइनस E1, E5 माइनस E1, E6 माइनस E1, E इंफिनिटी माइनस E1। जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। तो हर एक सीरीज में एक स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मिलेगा आपको, उसको आप बोलते हो सीरीज लिमिट, right? So the smallest wavelength in each series is called as series limit of that series. तो very obvious, it is very obvious कि अगर आपको स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए, लैम्डा की वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, मतलब ट्रांजिशन शुड बी फ्रॉम इंफिनिटी लेवल, है ना। इंफिनिटी लेवल से ही ट्रांजिशन होगा। लीमेन में इंफिनिटी से 1 पे होगा, बाल्मर में इंफिनिटी से 2 पे होगा, पास्टियन पे इंफिनिटी से 3 पे होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। मैं आपको एक सीरीज लिमिट निकाल के देता हूँ, मैं लीमेन के लिए निकाल के देता हूँ। 1 by lambda r, okay, and what was for Lyman? 1, inner level is 1 और आउटर लेवल मतलब n की वैल्यू इज इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी, पहले तो इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो आपको मिल गया सीरीज लिमिट एज जस्ट r, राइट। और एग्जैक्टली जो इंफिनिटी से लेके फर्स्ट लेवल पे ट्रांजिशन होगा उसका वेवलेंथ इज जस्ट 1 by r, ओके, क्योंकि 1 by lambda is r, तो lambda is 1 by r। तो दिस इज सीरीज लिमिट। बाल्मेर के लिए करोगे अगर आप, इफ यू वांट टू डू इट फॉर बाल्मेर, 1 by 2 स्क्वायर होता है, माइनस 1 by इंफिनिटी स्क्वायर होगा, तो r by 4, मतलब lambda is equal to 4 by r। दिस इज सीरीज लिमिट। गुड, समझा सीरीज लिमिट क्या होता है? वेरी गुड। नाउ ये हमने जो कुछ भी आज अभी तक देखा है, दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। नाउ द सेम फॉर्मूला, दिस वन आई मीन, जो हमने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है, कैन बी मॉडिफाइड टू गिव स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एटम्स। You just have to multiply z square term here. Z is atomic number, and this formula then is called as Rydberg formula. तो अभी तक हम जो यहाँ पे फॉर्मूला को बोहर रिलेशन, बोहर फॉर्मूला बोल रहे थे, and now it will be called as Rydberg's formula. So this is the only change, right? Correct? So this is all about atomic spectra or hydrogen spectrum. Now let us one by one look at failures of the Bohr's model. तो बोहर मॉडल के जो limitations है, I cannot say failure, I mean yes you can say failure, या फिर drawbacks, या फिर limitations, shortfalls, जो भी बोलना चाहो। तो limitations of बोहर मॉडल, सबसे पहला, you already know, it could only explain hydrogen spectrum. It could only explain the line spectra. It could only explain hydrogen spectrum, but it could not explain line spectra of hydrogen itself. मतलब क्या बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो बोहर का मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल है, यस, लेकिन इन सम केसेस जो लाइन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ, these are all line spectra. In some cases it was seen कि ये जो लाइंस है, जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक लाइन पे अगर मैंने फोकस किया, मान लो 3:2 ट्रांजिशन में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फोकस किया हमने, तो जब हमने इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा तो ये सिंगल लाइन नहीं, इट टर्न्ड आउट टू बी डबल लाइन।
If you look at this single line from a high resolution microscope, then you get double line. So Bhor, I don't know how it comes. तो दिस इज वन लिमिटेशन. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तो उसने बताया, लेकिन हाइड्रोजन में भी डबल लाइन जब आ जाती है तो कुड नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि उसके मॉडल के अकॉर्डिंग फिट ही नहीं बैठता कहीं पे, बिकॉज दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स तब तक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तब तक क्वांटम मैकेनिक्स ये वर्ड भी नहीं आया था, could not was not coined. So good, so it could not explain that thing. Then दूसरा ये है कि अभी जो लाइंस इमिट हो रहे हैं, 3 to 2 है, 4 to 2 है, 5 to 2 है, या फिर जो भी है 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, हर एक सीरीज की बात कर रहा हूँ. तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट कि हर एक लाइन का इंटेंसिटी सेम होना चाहिए, मतलब ब्राइटनेस सेम होना चाहिए मोर और लेस. मतलब जितने, अगर 10 लाइन 2 to 1 के इमिट हुए तो 3 to 1 के भी 10 लाइन इमिट होना चाहिए. But when you experimentally see, you see different lines have different intensities. तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम. और ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया कि क्या हो सकता है. देखो ऐसा है कि मैंने एटम को एक्साइट तो कर दिया, सो इलेक्ट्रॉन इज इन नाउ लेट अस से 6th ऑर्बिट. ओके, 1. तो 6 to 5 आया, 5 to 4 आया, 4 to 3 आया, 3 to 2 आया, फिर 2 से 1 आया, मान लो, राइट. तो जब हम लोग गैस को हीट करते हैं तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, जब हीट करोगे तो जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी दे रहे हैं, मतलब 10 ईवी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है. जो हम हीटिंग करेंगे तो इट हैज अ रेंज ऑफ एनर्जी, 1 ईवी से 10 ईवी मान लो, राइट. तो जब मैं गैस की बात करता हूँ उसमें एक हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, देयर आर बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो किसी हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेशन 1 से 2 हुआ होगा, किसी में 1 से 3 हुआ होगा, किसी में 1 से 4 हुआ होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एनर्जी ईच एटम हैज एब्सॉर्ब्ड. यहाँ तक क्लियर? पिक्चर बनाना पड़ेगा तब समझेगा कि डिफरेंट इंटेंसिटी क्यों आई. तो 1 से 2 जब हुआ तो वो तो वापस 2 से 1 ही जाने वाला है, लेकिन 1 से 3 it can go back directly 3 to 1 or 3 to 2 and then 2 to 1. 1 to 4 मतलब 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, या तो डायरेक्टली 4 to 1 या तो फिर 4 to 3, 3 to 1, राइट. मतलब ये 2 to 1 के चांसेस ज्यादा है, तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी. गुड, राइट. तो बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इंटेंसिटी ऑफ फ्यू लाइंस इज मोर. मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे कि 2 to 1 का इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. It is all about probability. It depends on lifetime of electron in that excited level. क्योंकि किसी एक्साइटेड लेवल में हो सकता है कि 10⁻⁻8 सेकेंड, मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इलेक्ट्रॉन स्टेज. हो सकता है किसी एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻6 सेकेंड के लिए स्टे करे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेइंग लॉन्गर इन दैट एनर्जी लेवल. तो उस पर भी डिपेंड कर सकता है व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन गिवन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट. इज इट क्लियर? तो ये सेकेंड फेल्यूर था. थर्ड, what they are writing is this is of no use anyways. So third is of no use until we talk about de Broglie's explanation. तो हम लोग बाद में देखेंगे ये. The idea is कि if you remember one of the postulates, मतलब to be precise second postulate, it tells you that only certain orbits are stable orbits in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, right. This is weird. Why weird? It had no proof. सिर्फ मैंने बोल दिया कि okay, I will assume only those orbits are stable in which electron has integral multiple of h upon 2 pi angular momentum.
right, without any further explanation. तो ये भी जो assumption था, it is not really satisfactory. तो इसको भी theoretical या फिर formula से derive करना पड़ेगा, theoretical basis देना पड़ेगा. So these were the three limitations of Bohr's model, right? तो ये जो third limitation मैंने बताया आपको कि it is very vague, कि only those orbits are stable in which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. तो डी ब्रॉगली गेव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, और हमने ऑलरेडी देखा है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मूविंग पार्टिकल्स कैन बी ट्रीटेड एज वेव्स. तो व्हाट डी ब्रॉगली सेड कि यू शुड बी ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट नॉट एज पार्टिकल बट एज स्टैंडिंग वेव्स. फिर अभी आपको स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो याद करना पड़ेगा स्टैंडिंग वेव में क्या होता था, लूप फॉर्मेशन, राइट. सो आई जस्ट ड्रॉ इट क्विकली. अगर आपको याद है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टैंडिंग वेव, यू हैव वन लूप. फिर इन द सेकेंड यू हैव टू लूप्स. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, he said instead of treating electron as a particle which is performing circular motion around nucleus, you should be treating electron as a standing wave, something like this. So there will be a loop structure which will be formed, something like this. ऐसा कुछ बनेगा वहां पे, right? So that we will be talking in the next session in details. So far what we did today is, हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मतलब इन शॉर्ट हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से स्टार्ट किया था. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बेसिक से स्टार्ट किया था कि बाल्मर के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, फिर बोहर के थ्योरी से, बोहर के पोस्टुलेट यूज करके आप सेम फॉर्मूला पे कैसे आ सकते हो. देन वी सॉ डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम with formulas, and then we saw there are 5 series, and then we again went into detail कि कौन कौन से रीजन में ये आते हैं, and then we define what is the series limit, and ultimately we generalize hydrogen spectra formula. मतलब बोहर का रिलेशन में हमने एक z स्क्वायर टर्म वहां पे लिखा है, so it becomes Rydberg's formula, and Rydberg's formula do explain spectrum from other atoms except for hydrogen as well. मतलब हाइड्रोजन के लिए तो होगा ही, if you put z equal to 1 वो हाइड्रोजन के लिए बन गया. If you want to explain helium, put z equal to 2, right? So Rydberg formula gives you overall atomic spectrum, whereas Bohr's formula gives you only hydrogen spectrum. Good. Then we saw what are the shortfalls of Bohr's model, right? So in the next session I'll go ahead with de Broglie explanation about electron being a wave when it is around the nucleus, and more topics will be covered in the next session. So we will stop here.